Hello everyone. Now let us begin to a new topic, that is the sexual reproduction. Okay. Sexual reproduction is the mode of multiplication or the formation of the young ones through the process of formation and the fusion of gametes. यानी कि fusion of gametes यहाँ पे बहुत important part है. The fusing of the gametes generally comes from the different parents. मतलब एक parent से नहीं, different parents से आ सकते हैं. So that fusion of the sexual reproduction in most animal can be seen by the biparents. यानी कि biparent दो parent का होना बहुत ही आवश्यक है. It is well known that bull as bull is unable to produce a calf alone. यानी bull अकेला ही calf को produce नहीं कर सकता. And hen is unable to produce the chicken without the another sex or the cock. So however biology being the science to exception, इसमें एक exception है in many lower animals, and the majority of the plants have both the sexes into the three individual. Even then, everywhere in the sexual reproduction, two types of the gametes comes together and fuse to form a zygote. ये आपको पता है सबको, two gametes fuse to form the zygote, and that forms the new individuals. So this is the basic theory of the or the explanation, a short about the sexual reproduction. Now student, before starting the sexual reproduction part, we will have to learn what is the tissue culture. In tissue culture में क्या होता है? ये होता है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन भी हम कह सकते हैं इसको. आर्टिफिशियल प्रोपगेशन मीन्स कोई प्लांट को एक लेबोरेटरी, वेल फैसिलिटेटेड लेबोरेटरी में बताया जाता है, एंड द प्लांट्स कैन बी ग्रोन, एंड दैट प्लांटलेट्स, जो छोटा सा प्लांटलेट्स जो बनता है, दैट दे put on the soil, and then the new plant can be grown. तो दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसीजर इज द रिक्वायर्ड. एक प्रोसीजर होती है, वो भी हम देखेंगे कैसे इसको बनाया जाता है. तो लेट अस बिगिन, मूव टुवर्ड्स द लाइव बोर्ड पार्ट. So student, we will see the first of all the tissue culture. What is the tissue culture? It can be seen as a इसको ऐसा ही बोला जाता है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन. ठीक है. In tissue culture, new plants are grown by removing the tissues or the separating the cells. यानी कोई भी प्लांट से एक सेल्स निकाला जाता है और उसको कलेक्ट किया जाता है. हम आगे देखेंगे इसका पूरा प्रोसेस कैसा होता है. ठीक है, पहले समझ लेते हैं. एंड फ्रॉम ग्रोइंग अप इन द टिप ऑफ द प्लांट, जो टिप ऑफ द प्लांट जो रहता है उसको हम निकालते हैं, उसका सेल्स निकालते हैं. And the cells are then placed in an artificial medium where they divide rapidly to form the small group of cells or the callus. यानी उसको जब ग्रो किया जाता है, grown up cells को हम क्या बोलेंगे? callus. The callus is transferred to the another medium containing the hormones. यानी अब उसके बाद में hormones में डाला जाता है. मीडियम होता है hormones में for the growth and differentiation. The plantlets, यानी अब वो काय में बदल जाता है, वो सेल्स अब plantlets में बदल जाता है. The plantlets are then placed in the soil so that they can grow into the mature plants. फिर बाद में वही plants बदल जाते हैं. And using the tissue culture, many plants can grow up from one parent in a disease-free condition. यानी ये सारी चीज़ कैसे कराई जाती है? डिजीज फ्री कंडीशन में. ऐसा फेवरेबल कंडीशन बनाया जाता है जिसमें डिजीज नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती. इसलिए इसको हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं. जो भी प्लांट आएंगे अगर उसमें डिजीज लगती है तो वो डिजीज कभी उसमें पनपेंगी ही नहीं. एंड दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज इन अ ऑर्नामेंटल प्लांट. ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब शो प्लांट में होता है. चलिए नाउ अब हम समझ लेते हैं दिस इज आर्टिफिशियल प्रोपगेशन और द टिश्यू कल्चर. एक्चुअली में होता क्या है? ठीक है, दिस इज द कैरेट और द कैरेट प्लांट भी हम ले सकते हैं यहाँ पे.
तो ये पहले कैरेट ले लिया है, कैरेट का एक छोटा सा टुकड़ा हमने यहाँ पे एक डिश में या पेट्री डिश में रख दिया, उसको हमने क्या बोला, उसको हम बोला एक्सप्लांट। समझ में आ गया? नाउ दिस एक्सप्लांट इज ट्रांसफर्ड टू द न्यूट्रिएंट मीडियम। अब न्यूट्रिएंट मीडियम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल प्रकार का न्यूट्रिएंट मीडियम है, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो और माइक्रो, मैक्रो एंड माइक्रो। तो वो सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट मीडियम यहाँ पे होते हैं, वहाँ पे ये एक्सप्लांट ग्रो होता है। अब आ जाइए नेक्स्ट पे। नाउ द सेल्स ग्रोन अप, अब उसको क्या बोलेंगे, कैलस। अब वो जो न्यूट्रिएंट मीडियम में जो रखा था सेल्स, अब वो कहाँ हो गया, दैट इज कॉल्ड द callus. Now the callus is transferred to the again a hormonal medium. ठीक है, अब इसको हार्मोनल मीडियम में देखो, इसका साइज भी बड़ा हो गया, यहाँ पे भी साइज बड़ा हो गया था, यहाँ पे भी साइज और थोड़ा बड़ा हो गया। Now after the hormonal medium, it is now the shape has been changing of this particular explant or the callus is now converted into the plantlets. Okay, now this plantlet is grown into the soil to form a new carrot plant. ठीक है, ये ऐसा होता है इसका प्रोसेस, और ये डिजीज फ्री, ऐसे में हमने अभी पढ़ा था, डिजीज फ्री कंडीशन में इसको पूरा किया जाता है, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी में इसको पूरा किया जाता है, ताकि कोई भी चीज़ इसमें कोई डिजीज ना हो और एकदम हेल्दी प्लांट ग्रो हो। तो ये ऐसा होता है, इसका फ़ायदा होता है टिश्यू कल्चर का। अंडरस्टैंड, ये आपको प्रोसेस हो सकता है, ये प्रोसेस एग्ज़ाम में आती है कभी कभी, ये पूरा प्रोसेस आपको याद रखने का है। ठीक है, ओके, थैंक यू। नाउ कम टू द एक्चुअल, वी आर स्टार्टिंग नाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अब ये इसकी ज़रूरत क्या है? The creation of two new cells from one involves copying of the DNA. आपको पता है कि कोई भी क्रिएशन होने के लिए दो सेल्स की आवश्यकता होती है, एक मेल और एक फीमेल, isn't it? To the DNA as well as the cellular apparatus. The DNA copying mechanism, as we have noted, cannot be absolutely accurate. ये भी हमने पढ़ा था कि कोई भी DNA कॉपिंग कोई एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होती, एंड द रिजल्टेंट एरर्स आर द सोर्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है, और जो उसका क्या रहता है सोर्स, वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर पूरे सारे पॉपुलेशन का अगर हमें एक वेरिएशन अगर करेंगे तब भी हमें उनमें ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो इवन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय द वेरिएशन, और वो भी इंडिविजुअल भी प्रोटेक्टेड नहीं है वेरिएशन से। बट इन द पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। इसी से हमें समझ में आता है कि वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, यानी ये सर्वाइवल का काम करता है वेरिएशन। अगर वेरिएशन थोड़ा बहुत रहेगा तो क्या होगा, वो कुछ फेस कराएगा एबनॉर्मल कंडीशन को। ठीक है, it would therefore make sense if organisms came up with reproductive modes that allowed more and more variation to be generated. इसलिए जितने से ज़्यादा हो सके वेरिएशन उसमें होना चाहिए। अब आ जाओ डीएनए में। while DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, ये भी हमने देखा था कि डीएनए कभी भी एक्यूरेट नहीं होते, and they are precise enough to make the generation of the variation. अब उसको वेरिएशन में जनरेशन टू जनरेशन कितने सारे जनरेशन लग जाते हैं, और फेयरली स्लो प्रोसेस, इसीलिए इसको बोलेंगे इट इज अ स्लो प्रोसेस। एंड इफ द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वेयर टू बी लेस एक्यूरेट, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus, और इसलिए इसके अंदर डीएनए कॉपीज का जितना भी वर्क हुआ रहता है सेलुलर एपेरेटस में, इट वुड बी डाई। अब वो पूरा जो सेल्स हो गए, जो उसके डीएनए कॉपीज के जो पार्ट हो गए, वो क्या हो जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो वी कैन सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग वेरिएंट बी स्पीडेड अप। अब इसको स्पीड देने का काम कौन करेगा फिर?
Each new variation is made in a DNA copy that already has variation accumulated from previous generation. यानी जो previous generation का जो थोड़ा बहुत variation वाला जो part था उसी को हम consider करेंगे. And the two different individuals in the population would have a quite different pattern of the accumulated variation. अब पहले का और अभी का दोनों का variation को हम उसको लेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे. Since all of these variation are in a living individual, it is assured that they do not have any already really bad effects. यानी ऐसा हम देखेंगे, एश्योर्ड करेंगे कि दोनों जनरेशन में कोई भी बैड इफेक्ट वाले इफेक्ट ना हो. Combining variation from two or more individuals would thus create new combination of the variants. अब ये जो पहला जनरेशन और सेकेंड जनरेशन का जो हमने जो कॉम्बिनेशन लिया था, अब उसमें हम थोड़ा बहुत वेरिएशन देखेंगे. ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोवेल. अब जो भी कॉम्बिनेशन बना था वो कैसा बनेगा, एक नोवेल, एक अलग ही प्रकार का, न्यू, उसको हम बोलेंगे नोवेल. एंड सिंस इट वुड इन्वॉल्व द टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स and the sexual mode of reproduction incorporate such a process of combining DNA from the two different individuals during the reproduction. यानी इस बात का ये साबित हो जाता है कि दो इंडिविजुअल्स लगने ही लगने हैं किसी भी रिप्रोडक्शन के अंदर में. ठीक है. नाउ बट दिस क्रिएट्स मेजर डिफिकल्टी. अब ये कौन सी डिफिकल्टी लेके आता है, देखिए. इफ each new generation is to be the combination of the DNA copies from the two pre-existing individuals, यानी पहले की जो pre-existing individuals थे वहाँ के DNA copies अगर हमने लेते हैं, then each new generation will ends up having the twice. यानी कि अगर वो एक ट्विंस की अगर हम लेता है, हमने देखा था कि ट्विंस भी उसमें भी वेरिएशन होते हैं बहुत सारे, एकदम सिमिलरिटी नहीं होती है. Having the twice the amount of the DNA that the previous generation had, this is likely to mess up the control of the cellular apparatus by the DNA. यानी उसके अंदर में जितने भी कंट्रोल सेलुलर apparatus हो सकते हैं जो DNA कॉपिंग के दौरान, उस समय जो कुछ लिया गया था वो कैसे रहना चाहिए, उसको मैचअप होना चाहिए, मैच होना चाहिए. How many ways can we think of for the solving these difficulties? यानी आप इसको किस प्रकार से हम आप उसको थिंक करेंगे कि उसको डिफिकल्टी को सॉल्व करेंगे. तो चलो देखते हैं. वी हैव सीन अर्लियर दैट द ऑर्गेनिज्म बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. यानी कि अब ऑर्गेनिज्म और कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया. एंड द स्पेशलाइजेशन ऑफ द टिश्यू इंक्रीजेज. अब उसमें और कुछ वेरिएशन आ गया, थोड़ा बहुत स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो गया, टिश्यूज इंक्रीज हो गए. One solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have special lineages for the cells in the specialized organ. यानी कुछ और नए मेंशन हुए स्पेशल lineages of the cells. क्यों? क्योंकि उसमें वेरिएशन हो गया था, न्यू वेरिएंट सेल्स आ गए थे. एंड in which only half of the number of the chromosomes and half of the amount of the DNA is compared to the नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स. इसीलिए जितने भी हमने किया था क्रोमोसोम्स लिया था और कौन कौन से लिया था, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ अमाउंट ऑफ द डीएनए इज कंपेयर्ड, उसमें कंपैरिजन होता है. एंड नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स यानी जो रिप्रोडक्टिव में उपयोग नहीं होने वाले सेल्स, वो भी उसको भी काउंट किया जाता है. दिस इज अचीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन. ये सेल डिवीजन के अंतर्गत ही इसको अचीव किया जाता है या आकलन किया जा सकता है, हम कहेंगे. एंड इज कॉल्ड द मियोसिस. यानी इसको थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म में करके उसको हमने क्या बनाया है, मियोसिस. मियोसिस इज अ सेल डिवीजन, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. एंड दिस thus when these germ cells from the two individuals combine during the sexual reproduction to form a new individual. और इसी तरह से दो germ cells से दो gametes को मिलके दो individuals के gametes को combine करके जो sexual reproduction के दौरान जो फॉर्म होता है वही हमें एक न्यू इंडिविजुअल देता है. एंड इट रिजल्ट इन द रीएस्टैब्लिशिंग of the number of chromosomes and the DNA content in the new generation. अब आने वाले जो जनरेशन में जो भी कुछ न्यू फॉर्म होने के रहते हैं क्रोमोसोम से या डीएनए में, तो यहाँ हमें वो दिखाई देंगे. तो समझ में आ गया बच्चों, इतना तो मैंने आपको समझा दिया है. ये वाई दैट इज कॉल्ड द
sexual reproduction and why the sexual mode of reproduction is there is very essential. So आज के लिए इतना ही. An assignment is I have given there. Please find the assignment and complete it. Thank you. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.